सर्वप्रथम आप सभी को शुभ संध्या। कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूं। आज हम लगभग एक सप्ताह के अंतराल के बाद कक्षा में उपस्थित हुए हैं। कुछ निजी और अत्यंत जरूरी कारणों से कक्षा को स्थगित करना पड़ा था। कक्षा की शुरुआत के साथ सबसे पहले पुनरीक्षण कर लेते हैं कि हम किस बिंदु पर कहां पर अटके हुए थे। जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूं कि पिछले क्लास में हमने एक कक्षा करंट की ली थी और उसके बाद एक करंट का पीडीएफ आप सभी को मिला भी था, जिसे आप सभी ने लिख लिया होगा, उसको देख भी लिया होगा, उसका अध्ययन भी कर लिया होगा। और इसी कड़ी में स्टैटिक पोर्शन में इतिहास के मध्यकालीन इतिहास के अंतिम खंड में थे। मुगल काल के बूस्टर फैक्ट्स को हम देख चुके थे जहाँ तक मुझे याद है, और मराठा साम्राज्य बच रहा था। और मैंने कहा था कि समय रहते एक और खंड है जो सिख संप्रदाय से है, उसको भी देख लेंगे और इसी के साथ आधुनिक भारत की शुरुआत की जाएगी। तो इस कड़ी में आज हम मराठा साम्राज्य को देख लेते हैं और आज ही समय रहते हम आधुनिक भारत की शुरुआत भी करेंगे। ठीक है, क्या मैं सही कह रहा हूं? एक बार देख लीजिए अपनी अपनी कॉपियां। चलिए, ठीक है। तो आज का जो तथ्य है वो एक तरह से मुगल काल का ही सब पार्ट है, जिसको हम मराठा वंश के नाम से जानते हैं। अभी आप सभी ने देखा होगा कि हाल ही में एक मूवी छावा के नाम से रिलीज हुई, जिसने पूरे देश में जनता का ध्यान आकृष्ट किया और दिखाया कि मराठों का इतिहास किस शूरवीरता से भरा हुआ था। इसको हमने हाल ही में देखा है। शुरुआत करते हैं, एक एक तथ्य को जानेंगे। टॉपिक लिख दीजिए मराठा। मराठा साम्राज्य, यह आज की कक्षा का हेडलाइन होगा। मराठा साम्राज्य, ठीक है। मराठा वंश भी कहते हैं। अब ध्यान रखेंगे कि जिस समय मुगलों का चरम उत्कर्ष हो रहा था, मुगलों के चरम उत्कर्ष को यदि हम देखें तो अकबर के काल में देख सकते हैं। तो जो मुगलों के चरम उत्कर्ष का समय था, उसी समय मराठा साम्राज्य उदित हो रहा था। भारत के पटल पर महाराष्ट्र जैसे क्षेत्रों में उसका उदय हो रहा था। और यदि हम औरंगजेब के काल को देखते हैं तो हम पाते हैं कि औरंगजेब ने मराठों से लोहा लेने के लिए अनेक यत्न किए, ढेर सारे प्रयास किए और उसने बहुत हद तक मराठों को रोक कर भी रखा। लेकिन कहा जाता है कि औरंगजेब के बाद, जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई, उसके बाद मराठा रिवेंज की भावना से, बदला लेने की भावना से पूरे भारत में साम्राज्य विस्तार का स्वप्न देखने लगे। और कई ऐसी परिस्थितियां रही जिन परिस्थितियों के मद्देनजर मराठों का काफी विकास हुआ। और एक कक्षा में मैंने चर्चा भी की थी कि बंगाल से लेकर और समझिए कि भारत के अफगान के बॉर्डर तक मराठी फैल गए थे। इन्हीं सब तथ्यों को समेकित रूप से आज हम देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सबसे पहले लिखिए, एक पहले पॉइंट से शुरुआत करते हैं। लिखिए, मुगलों के पतन के दौरान मराठा शक्ति का उदय हुआ। मुगलों के पतन के दौरान मराठा शक्ति का उदय हुआ। मराठा शक्ति का उदय हुआ। उदय हुआ, ठीक है। मराठा शक्ति का उदय हुआ, जिसके तीन मुख्य कारण थे। जिसके तीन मुख्य कारण थे। मराठा शक्ति का उदय हुआ जिसके तीन मुख्य कारण थे। ठीक है, तीन मुख्य कारण थे। तीन मुख्य कारण थे। अब जो सबसे पहला कारण है वो क्या हो सकता है इसमें? तो सबसे जो पहला कारण है वो है भौगोलिक क्षेत्र, जिसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा कारण हो सकता है भक्ति आंदोलन का प्रभाव। आपने संत तुकाराम, ज्ञानेश्वर इत्यादि को देखा है, तो भक्ति आंदोलन भी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है।
और तीसरा है औरंगजेब की नीति। जब एक बड़ा शासक किसी छोटे अथवा सीमित क्षेत्र के शासक को अधिक परेशान करता है तो बदले की भावना से वो क्या होता है, ओतप्रोत होकर वह शासक अपने आप को बड़े शासक के रूप में परिणत करने का स्वप्न देखता है और उसे पूरा करने का प्रयास भी करता है। जैसे आप देखेंगे, यह जो बदले की भावना है यह इस कदर हावी हो जाती है कि इस पर एक पंचतंत्र में कथा लिखी हुई है। मैं आपको सुना देता हूं। एक पक्षी के दो मुख थे लेकिन एक ही पेट था। पंचतंत्र के लेखक कौन है, कौन बताएंगे? वेरी गुड, विष्णु शर्मा। तो एक बार ऐसा होता है कि पेट कॉमन है लेकिन मुख दो हैं। तो एक मुख को एक बार एक अमृत फल की प्राप्ति होती है कहीं पर, काफी स्वादिष्ट होता है, मीठा होता है। तो जैसे ही उसे वो फल प्राप्त होता है तो दूसरा मुख आग्रह करता है कि मुझे भी उसका आधा हिस्सा दो। तो पहला मुख कहता है कि तुम्हें मैं क्यों दूं, पेट तो कॉमन ही है, चाहे मैं भोजन करूं अथवा तुम भोजन करो पेट में ही जाएगा। और यह कहकर जो पहला मुख होता है वो फल खा जाता है, दूसरा मुख उदास हो जाता है। कालांतर में दूसरे मुख को एक विष फल की प्राप्ति होती है जो जहर से भरा हुआ है और वो गुस्से में है, आक्रोश में है, बदला लेने की भावना से ओतप्रोत है। जब वह उस फल को खाने की चेष्टा करता है तो पहला मुख उसे रोकता है, कहता है कि तुम मत खाओ, इससे हमारी मृत्यु हो जाएगी। वो कहता है कि तुम्हारी मृत्यु से मुझे क्या मतलब है, पेट बराबर ही है। और वो खा लिया और दोनों की मृत्यु हो गई। तो वैसे तो विष्णु शर्मा की यह कहानी राजकुमारों को बेसिक शिक्षा देने के लिए बनी थी। वास्तव में ऐसा कोई पक्षी नहीं हो सकता जिसके दो मुख हों, संभव नहीं होता है। लेकिन यह कहानी दर्शाती है कि जब एक पक्ष दूसरे पक्ष के साथ क्रूर व्यवहार करता है तो दूसरा पक्ष भी इस तैयारी में होता है कि जब भी मौका मिलेगा इस पक्ष से बदला लेकर रहेंगे, ध्यान रखेंगे। तो मराठों और औरंगजेब के बीच यही संबंध था। जब औरंगजेब पूरे भारत का शासक हुआ करता था तो उसने मराठों को दबा कर रखा और काफी यातनाएं दी। कालांतर में मराठों ने मुगलों का संपूर्ण अंत कर दिया और भारत में छा गए। तो तीसरा पॉइंट ये भी हो सकता है। तो सबसे पहले वाले में लिख देंगे भौगोलिक क्षेत्र, 3 पार्ट कर देंगे इसका। भौगोलिक क्षेत्र, नेक्स्ट में लिखेंगे भक्ति आंदोलन का प्रभाव और तीसरे में लिख देंगे औरंगजेब की नीति। औरंगजेब की नीति 3 मुख्य कारण रहे मराठों के उत्कर्ष का। ठीक है, इसको तेजी में नोट कर लेंगे। आगे चलते हैं। अब लिखिए हेडिंग में भौगोलिक क्षेत्र। भौगोलिक क्षेत्र पहला हेडिंग होगा। इसमें लिख दीजिए अति महत्वपूर्ण है कि, अति महत्वपूर्ण है कि भौगोलिक क्षेत्र में लिखेंगे अति महत्वपूर्ण है कि महादेव गोविंद रानाडे, एमजी रानाडे की पुस्तक
द राइज ऑफ मराठा पावर, मराठाज पावर, द राइज ऑफ मराठाज पावर, द राइज ऑफ मराठाज पावर में 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 मराठावाड़ा के, मराठावाड़ा जगह है, मराठावाड़ा के, मराठावाड़ा के उभर खावर क्षेत्रों को, उवर खावर क्षेत्रों को, उवर खावर समझते हैं ना, जो एक समान ना हो, समतल ना हो, क्षेत्रों को मराठों के उदय का प्रधान कारण माना जाता है, मराठों के उदय का प्रधान कारण माना जाता है, प्रधान कारण माना जाता है। अब ये इसलिए माना जाता है क्योंकि जो क्षेत्र उभर खावर होगा वहां क्या होगा, वहां गोरिल्ला वार क्या होगा, आसान हो जाएगा, छिपने की जगह होंगी, कम सेना भी हो तो भी शत्रु पर आक्रमण किया जा सकता है। इन्हीं सब भौगोलिक परिस्थितियों के कारण मराठों का अभ्युदय हुआ। और एमजी रानाडे की इस पुस्तक को हर हाल में याद रखेंगे, द राइज ऑफ मराठास पावर। ठीक है, अगला हेडिंग बना लीजिए, लिख दीजिए हेडिंग में भक्ति आंदोलन का प्रभाव। भक्ति आंदोलन का प्रभाव, प्रभाव लिखिए। 14वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में मराठा संतों ने, 14वीं शताब्दी में मराठा संतों ने एक ही भाषा में, एक ही भाषा में उच्च और निम्न जातियों को उपदेश दिया, एक ही भाषा में उच्च और निम्न जातियों को उपदेश दिया, जिससे राष्ट्रीय एकता की भावना उत्पन्न हुई, जिससे राष्ट्रीय एकता की भावना उत्पन्न हुई, राष्ट्रीय एकता की भावना उत्पन्न हुई। ध्यान रखेंगे इसका, उत्पन्न हुई। वहीं दूसरी ओर शिवाजी के गुरु रामदास ने, शिवाजी के गुरु रामदास ने, रामदास ने दासबोध नामक एक पुस्तक लिखी, दासबोध नामक एक पुस्तक लिखी, एक पुस्तक लिखी जिसका जिसका शिवाजी के जीवन पर काफी प्रभाव पड़ा, जिसका शिवाजी के जीवन पर काफी प्रभाव पड़ा, काफी प्रभाव पड़ा। ठीक है, काफी प्रभाव पड़ा। ठीक है, अब तीसरा क्या है, तीसरा कारण क्या हो सकता है जो लिखवा दिए हैं, कोई पढ़ के सुनाएंगे। तीसरा हो सकता है औरंगजेब की नीति। अब आप में से कोई अभ्यर्थी बताएंगे कि औरंगजेब की किस नीति के कारण मराठों का उत्कर्ष हुआ होगा, कौन बता सकते हैं?
जल्दी जवाब देने की क्षमता रखिए, क्विकली बताइए। कोई उत्तर नहीं आ रहा है। अच्छा, औरंगजेब पढ़ाए हैं, याद है कि नहीं है? ये तो सबको याद होगा। ज्योति कुमारी आप बताइए कि औरंगजेब की किस नीति के कारण मराठों का उत्कर्ष हुआ होगा? क्या कर दिया उसने ऐसा? कपिल, आदित्य जी बताना चाहते हैं, बताइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए, एक बड़ा जो कारण था वह था हिंदुओं में जो धार्मिक निराशा व्याप्त थी। आप सभी को पता है कि औरंगजेब ने जजिया कर को लागू किया था, और जिस जिस इस्लामिक शासक ने जजिया को लागू किया, निसंदेह एक बड़ा वर्ग जो हिंदुओं का वर्ग है वह उससे अप्रसन्न रहा। उनमें धार्मिक निराशा व्याप्त हो गई। तो ये एक सबसे बड़ा कारक था कि धर्म के कई बिंदुओं पर हिंदुओं की निराशाओं के कारण भी मराठाओं का जन्म हुआ। और आज भी आप देखेंगे, जब भारत में हिंदू राष्ट्रवाद की बात आती है, ठीक है, तो आप देखेंगे कि लोग आज भी मराठों का पुरजोर समर्थन करते हैं। वो आपने हाल में भी देखा होगा, मराठा आइकन बन गए उसके बाद। इस तथ्य को लिख दीजिए, हेडिंग में लिख लिया होगा आपने, तीसरा, औरंगजेब की नीति, ये अगला हेडिंग होगा, और उसमें लिख दीजिए, लिखिए औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीतियों से, औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीतियों से, औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीतियों से हिंदुओं में निराशा व्याप्त थी। हिंदुओं में निराशा व्याप्त थी। हिंदुओं में निराशा व्याप्त थी, जिसके कारण भी मराठों का उत्कर्ष हुआ। ठीक है, अब हम शासकों को देखेंगे। सबसे पहले और महत्वपूर्ण शासक के रूप में हम शिवाजी को देखेंगे। तो अगला जो हमारा हेडिंग होगा वो होगा शिवाजी। हेडिंग में लिखिए शिवाजी। लिख लीजिए फर्स्ट पॉइंट, छत्रपति शिवाजी या शिवाजी राजे भोंसले, या शिवाजी राजे भोंसले, भोंसले भारत के, भारत के महान योद्धा और रणनीतिकार थे। भारत के महान योद्धा और रणनीतिकार थे। रणनीतिकार थे, ठीक है। अब शॉर्ट में लिखेंगे अगला पॉइंट, संक्षेप में लिखेंगे, स्टार देकर लिखिए, मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इनका जन्म 1627 में, इनका जन्म
1627 में शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। एक पहाड़ी है, ध्यान रखेंगे। शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। 1627 में शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। ठीक है, हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, नीचे लिखिए पिता और तीर का चिन्ह। फादर, पिता का क्या नाम था? वेरी गुड, साहजी भोंसले। पिता साहजी भोंसले। और माता का क्या नाम था? कौन बताएंगे? वेरी गुड, जीजाबाई। जीजाबाई। पिता साहजी भोंसले और माता का नाम था जीजाबाई। उसके बाद लिखिए अभिभावक या संरक्षक भी लिख सकते हैं आप। कोई बताइए कि अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां था। शिवाजी का संरक्षक कौन था? दादा कोंडदेव। इसको नहीं भूलेंगे। लिखिए अभिभावक या संरक्षक, तीर का चिन्ह, दादा कोंडदेव। दादा कोंडदेव। ठीक है। आध्यात्मिक गुरु, आध्यात्मिक गुरु कौन थे? आध्यात्मिक गुरु रामदास, जिन्होंने क्या लिखा था? दासबोध लिखा था। अभी लिखवाए हैं। लिखिए आध्यात्मिक गुरु रामदास। ब्रैकेट में लिख दीजिएगा दासबोध लिखा। नेक्स्ट पॉइंट, स्टार देकर लिखेंगे। देखिए शिवाजी का राज्याभिषेक, शिवाजी का राज्याभिषेक, राज्याभिषेक 1674 में, शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 में काशी के पंडित, काशी के पंडित गंगा भट्ट ने करवाया। काशी के पंडित गंगा भट्ट ने करवाया एवं रायगढ़ को राजधानी बनाया, एवं रायगढ़ को राजधानी बनाया। रायगढ़ को राजधानी बनाया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, देखिए शिवाजी का विवाह 1640 में साई बाई के साथ हुआ था।
ठीक है। शिवाजी का विवाह 1640 में साईबाई के साथ हुआ था। एक अति महत्वपूर्ण उपाधि है जिसका नाम है हैदम धर्मोद्धारक। यह उपाधि शिवाजी ने ग्रहण की थी। आप में से कोई अभ्यर्थी बताएंगे कि हैदम धर्मोद्धारक का अर्थ क्या होता है? जल्दी। इसका अर्थ होता है हिंदू धर्म का संरक्षक। इसको नोट में लिख दीजिए। नोट में लिखिए उपाधि और तीर का चिन्ह, हैदम धर्मोद्धारक अर्थात हिंदुओं का संरक्षक। हिंदुओं का संरक्षक। नेक्स्ट पॉइंट। देखिए शिवाजी ने अपना पहला अभियान बीजापुर के आदिल शाही राज्य के विरुद्ध चलाया। शिवाजी ने अपना पहला अभियान बीजापुर के आदिल शाही राज्य के विरुद्ध चलाया। चलाया। नेक्स्ट पॉइंट। देखिए 1643 तीर का चिन्ह, सिंहगढ़ का किला जीता। 1643 1643 सिंहगढ़ का किला जीता। नेक्स्ट अगला पॉइंट नीचे लिखेंगे 1646 तोरन का किला जीता। तोरन का किला जीता। और 1648 पुरंदर का किला जीता। पुरंदर का किला जीता। 1648 पुरंदर का किला जीता। ठीक है। नीचे लिख दीजिए मृत्यु 1680 1680। मृत्यु 1680। कॉपी के शीर्ष पर यदि जगह हो, एक महत्वपूर्ण बिंदु को वहां लिख देना चाहिए। अभी अभी मैंने लिखवाया है कि शिवाजी का राज्याभिषेक काशी के एक पंडित डैश ने करवाया। क्या नाम था पंडित का? गंगा भट्ट। उस समय शिवाजी ने एक उपनाम से उपाधि लेकर राज्य को धारण किया था। किस उपनाम से धारण किया था, कौन बताएंगे? लिख दीजिए शीर्ष पर। लिखिए शिवाजी ने हिंदू पद पादशाही की उपाधि धारण करते हुए हिंदू पद पादशाही की उपाधि धारण करते हुए
अपना राज्याभिषेक करवाया था, अपना राज्याभिषेक करवाया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कहा जाता है कि इतिहास में शिवाजी एक बहुत ही चतुर रणनीतिकार और कुशल शासक और योद्धा साबित हुए। शिवाजी के पूर्व यदि हम किसी शासक को देखते हैं और यदि वह शासक हिंदू राजा है और उसमें भी यदि क्षत्रिय है, अधिकांश राजा क्षत्रिय ही हुए, यदि कुछ एक वंश को छोड़ दिया जाए तो आप देखेंगे कि उनकी एक नीति रही कि जब तक शत्रु नजदीक आकर आक्रमण न कर दे तब तक वह युद्ध की नीति को नहीं अपनाते थे, शांति प्रस्ताव की नीति में अधिक विश्वास करते थे। और इसी का फायदा उठाकर आप इतिहास में देखेंगे कि कई महान राजाओं का अंत विदेशी ताकतों ने कर दिया। शिवाजी इस गलती को भांप चुके थे, अतः शिवाजी ने गोरिल्ला वार का नीति चुना कि मेरे पास सेना कम है, उभर खाबर क्षेत्रों का, जंगलों और पहाड़ियों का लाभ उठाकर हम छिपकर वार कर सकते हैं। उनकी दूसरी जो सबसे बड़ी विशेषता थी वह ये थी कि उन्होंने जब दक्षिण अभियान या दक्षिणी राज्य और औरंगजेब के विरुद्ध में लगातार संघर्ष चल रहे थे, उसका उन्होंने फायदा उठा लिया और स्थानीय कृषकों को प्रसन्न किया, अपने में मिला लिया और उसके साथ उन्होंने जनता का विश्वास जीता। और एक तरफ जो उनकी दूसरी नीति थी वह क्या थी? वह थी कि सनातन सभ्यता की रक्षा, क्योंकि भारत में उस समय कोई ऐसा शासक दिख नहीं रहा था जो इस्लामिक ताकतों से राष्ट्रीय तत्वों की रक्षा कर सके। शिवाजी ने यह विश्वास भी दिलाया और आपने भी लिखा कि हैदम धर्मोद्धारक की उपाधि धारण की। ठीक है, तो इन्हीं सब कारणों से वो काफी चर्चित भी हुए। ये जो अभी हमने लिखा है यह पार्ट 1 है, यदि कहीं जगह हो ऊपर में तो शुरुआत में आप भाग 1 लिख सकते हैं। अब हम लिखेंगे भाग 2, हेडिंग में लिखिए पार्ट 2 सैन्य अभियान। वहां से देखेंगे कि शिवाजी ने कौन कौन से उत्कृष्ट कार्य किए इसमें। पार्ट 2 सैन्य अभियान। ठीक है, सैन्य अभियान। चर्चा की कड़ी में आपने प्रथम सैन्य अभियान को देख लिया है, कहां किया था, किसके विरुद्ध किया था? कोई देख के कॉपी बताएंगे? वेरी गुड। पहला सैन्य अभियान बीजापुर के विरुद्ध किया था, इसको लिख दीजिए। देखिए, शिवाजी ने प्रथम सैन्य अभियान, शिवाजी ने प्रथम सैन्य अभियान बीजापुर के विरुद्ध शुरू किया। शिवाजी ने प्रथम सैन्य अभियान बीजापुर के विरुद्ध शुरू किया। ठीक है, शुरू किया। इस कड़ी में 1643 में सिंहगढ़, 1643 में सिंहगढ़, 46 में तोरन, और 1648 में पुरंदर का किला जीता। 1648 में पुरंदर का किला जीता। ठीक है, यह था प्रथम आक्रमण जो शिवाजी का परिचय कराता है। अब जब कोई शासक इस तरह से उत्कर्षता को प्राप्त करता है तो चारों ओर से उस पर क्या होगी? आक्रमणों की बौछार होगी।
इस कड़ी में शिवाजी को मारने के लिए, शिवाजी के हत्या के हेतु कई जो सेनापति अथवा सैनिक होंगे या जो मजबूत कद काठी के लोग होंगे, जो राजकीय संरक्षण प्राप्त लोग होंगे, उनको भेजा गया। तो शिवाजी भी बड़े चतुर थे। जब किसी व्यक्ति से मिलते थे तो पूरे इंतजाम के साथ मिलते थे। और शिवाजी ने एक अलग ही प्रकार के अस्त्र की खोज की थी जिसका नाम था व्याघ्र नख, जिसे हाथ में पहन लिया जाता था। ठीक है, अंगूठी की तरफ पहन लेते थे और जैसे ही मुट्ठी को बंद किया तो नख छिप जाता था। जब कभी आप बाघ के प्रजाति के, कैट फैमिली के जानवरों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो बाघ, सिंह और चीता इत्यादि के नख होते हैं वो वैसे तो अंदर चले जाते हैं, उंगलियों के अंदर चले जाते हैं, लेकिन जब आक्रमण करना हो तो नख बाहर आ जाते हैं। शिवाजी ने इसी तरह के हथियार का प्रयोग किया था। और इसी कड़ी में एक बहुत ही मजबूत कदकाठी का एक व्यक्ति था जिसका नाम आप में से कोई बता सकता है? क्या नाम था? वेरी गुड, अफजल खां, जो शिवाजी से मिलने आया। और कहा जाता है कि अफजल खां यदि किसी को अपनी भुजाओं से पकड़ ले तो दम घुटकर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी। इतना बड़ा था और इतना बलवान था। हाँ, और शिवाजी को इस बात की आशंका थी, यह यदि मिलने आ रहा है तो इसकी मनसा निश्चित रूप से क्या होगी? मलिन होगी। और शिवाजी से जैसे ही मिला और उसने शिवाजी को हाथों से जकड़ लिया तो शिवाजी ने भी व्याघ्र नख निकाला और उसे क्या किया? उसकी हत्या कर दी, उसका पेट चीर दिया। तो शिवाजी की इस तर्क कुशलता से भयभीत होकर आगे चलकर इस तरह का कोई भी जो मीटिंग था उसे शासकों ने पोस्टपोन कर देना उचित समझा। युद्ध ही एक विकल्प बच गया था, क्योंकि छल से शिवाजी को परास्त करना लगभग असंभव था। इस पॉइंट को हम लिख लेते हैं। लिखिए, शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति से भयाक्रांत होकर, शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति से भयाक्रांत होकर, बढ़ती हुई शक्ति से भयाक्रांत होकर बीजापुर के सुल्तान ने बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में, 1659 में छल से हत्या करने हेतु अफजल खां को भेजा। छल से हत्या करने हेतु अफजल खां को भेजा। अफजल खां को भेजा, लेकिन उसकी हत्या हो गई। लेकिन उसकी हत्या हो गई। अफजल खां को भेजा, लेकिन उसकी हत्या हो गई। ठीक है। इस कड़ी में औरंगजेब ने भी शाइस्ता खां को भेजा। इस कड़ी में औरंगजेब ने भी शाइस्ता खां को भेजा और वो भी असफल रहा। वह भी असफल रहा। असफल रहा। ठीक है, माने दो दो बड़े बड़े योद्धा असफल रहे। अब चूंकि औरंगजेब उस समय में संपूर्ण भारत का शासक था, पीछे हटने वाला नहीं था और बड़ी विशाल सेना के साथ डेरा डाले हुआ था दक्षिण में, तो पैराग्राफ बदलकर लिख देंगे। देखिए, इससे इससे भयभीत होकर औरंगजेब ने इससे भयभीत होकर औरंगजेब ने अपने सबसे योग्य सेनापति जयसिंह को जयसिंह को जयसिंह को शिवाजी को नियंत्रित करने हेतु भेजा।
शिवाजी को नियंत्रित करने हेतु भेजा एवं एवं पुरंदर की संधि पुरंदर की संधि 1665 हेतु शिवाजी को बाध्य होना पड़ा। शिवाजी को बाध्य होना पड़ा। ठीक है। अब ध्यान रखेंगे, इतिहास में जब संधि की जाती थी तो संधि का मतलब ही था पेनल्टी। एक तरह से संधि को आप आज के परिप्रेक्ष्य में वॉर पेनल्टी के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि शिवाजी के पास सेना का अभाव था और शिवाजी प्रत्यक्ष युद्ध में कम सेना को लेकर औरंगजेब का सामना नहीं कर सकते थे। तो जब इस संधि में, चूंकि शिवाजी की जब इस युद्ध में हार हुई तो उसके बाद संधि दो बिंदुओं पर रखी गई। संधि का पहला बिंदु था कि 23 किले जो शिवाजी के अधीन हैं वह औरंगजेब को देना पड़ेगा, और संधि की दूसरी जो शर्त थी वो यह थी कि शिवाजी आगरा आकर औरंगजेब से मिलेंगे। और आगरा बुलाने का सीधा सीधा मकसद क्या था? कोई ना कोई छल ही था, जिसमें बहुत हद तक औरंगजेब असफल ही रहा। हाँ, असफल ही रहा। उसने कैद करने का भी प्रयास किया, जिसको हम आगे देखेंगे। और उसी कड़ी में शिवाजी अपने पुत्र को साथ ले गए थे। ठीक है। और वहां उसने बहुत कुछ देखा और बहुत कुछ सीखा था। संभाजी, हम आगे चलेंगे। देखिए, इस संधि की दो महत्वपूर्ण शर्तें थी। इस संधि की दो महत्वपूर्ण शर्तें थी। दो महत्वपूर्ण शर्तें थी। नंबर 1, दो पार्ट्स कर दीजिए। देखिए, पहला, शिवाजी ने औरंगजेब को 23 किले दिए। शिवाजी ने औरंगजेब को 23 किले दिए। तेईस किले दिए। तेईस किले दिए। हाँ, 23 ही किले दिए। ठीक है, आगे चलेंगे। दूसरी जो शर्त थी वो थी कि शिवाजी को आगरा आना पड़ेगा और औरंगजेब से मिलना पड़ेगा। अब मैं आपको बता देता हूं, एक तरह से अपमान ही था, और अपमान के साथ साथ बंदी बनाए जाने की एक योजना थी। जब शिवाजी आगरा मिलने के लिए गए तो शिवाजी को उम्मीद थी कि एक राजा के साथ एक राजा का व्यवहार किया जाएगा, लेकिन औरंगजेब ने ऐसा नहीं किया। औरंगजेब ने शिवाजी को 4th ग्रेड के स्टाफ के साथ बैठाया। ठीक है, जो बाद में शिवाजी को पता चला। जब शिवाजी ने पूछा कि मनसबों के आधार पर किसका रैंक क्या है, तो जो 4th क्लास के स्टाफ थे उनके साथ शिवाजी को बैठाया गया। और औरंगजेब सीधे नहीं मिला, झरोखा दर्शन करवाया गया। मतलब झरोखा समझ रहे होंगे आप, एक झरोखा था जहां से राजा को बस एक नजर देख सकते थे। ठीक है, हाई कमान दिखाया गया उसे, शिवाजी को। तो ध्यान रखिएगा, इन सब अपमानजनक बिंदुओं को भी इतिहास में स्थान मिला। और यह भी एक कारण था कि जब जनता तक यह बात सामने आई तो हिंदुओं का एक बड़ा वर्ग क्या हुआ, आक्रोशित हो गया था उस समय भी। इस पॉइंट में लिख दीजिए, शिवाजी को 1666 में, शिवाजी को 1666 में 1666 में औरंगजेब से मिलने के लिए आगरा दरबार बुलाया गया। औरंगजेब से मिलने के लिए
आगरा दरबार बुलाया गया। ठीक है, आगरा दरबार बुलाया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। लेकिन शिवाजी ने 1664 और 70 में 1664 एवं 70 में सूरत को लूटा। सूरत को लूटा। सूरत को लूटा। ठीक है, आगे चलेंगे। हेडिंग में लिखिए अन्य उपलब्धियां। अन्य उपलब्धियां। ठीक है, अब जैसे आपने इतिहास के पिछले पन्नों में भी पढ़ा है कि अष्टप्रधान नाम सुना ही होगा। वो किसके दरबार में था? शिवाजी के दरबार में था। अष्टप्रधान 8 मंत्रियों का समूह था या एक मंत्रि परिषद था। जैसे अकबर के दरबार में कभी नवरत्न हुआ करते थे, वैसे नवरत्न कई राजाओं के दरबार में हुए हैं। एक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में भी क्या था? नवरत्न था। ठीक है, इसको लिख लीजिए पहला पॉइंट में। देखिए, अष्टप्रधान मंत्रि परिषद का गठन किया। अष्टप्रधान मंत्रि परिषद का गठन किया। गठन किया। मंत्रि परिषद का गठन किया। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट पोस्ट है उसको जरूर ध्यान रखेंगे। पहला लिखिए पेशवा। पेशवा। पेशवा था प्रधानमंत्री का पद। प्रधानमंत्री पूछा भी जाता है कई बार। पेशवा, प्रधानमंत्री। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर। दूसरा लिखिए अमात्य। वित्त मंत्री। अमात्य, वित्त मंत्री। वित्त मंत्री। ठीक है, तीसरा लिखिए सुमंत या द्रविड़। सुमंत सहर्षुकर मांगस्वर त। सुमंत या द्रविड़, विदेश मंत्री। सुमंत या द्रविड़, विदेश मंत्री। ठीक है, विदेश मंत्री। सरे नौवत, सेनापति। अलग से लिख देंगे, सेनापति। मुख्य मुख्य पद हैं, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट। अब जैसे आप महाराष्ट्र के क्षेत्र को देखेंगे तो महाराष्ट्र एक तटीय राज्य है, तो जाहिर सी बात है कि वहां नौसेना का भी क्या होगा? प्रभाव रहा होगा। और शिवाजी ने इसको विकसित भी किया। लिख दीजिए, शिवाजी ने शिवाजी ने नौसेना को विकसित किया। विकसित किया एवं
नौसेना को विकसित किया एवं एवं इस कड़ी में इस कड़ी में कोंकण में नौसैनिक अड्डा स्थापित किया। कोंकण में नौसैनिक अड्डा स्थापित किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, शिवाजी ने मलिक अंबर के भू राजस्व व्यवस्था को अपनाया। भू राजस्व व्यवस्था को अपनाया एवं एवं इस कड़ी में इस कड़ी में इस कड़ी में चौठ एवं सरदेशमुखी नामक दो कर की शुरुआत की। इस कड़ी में चौठ एवं सरदेशमुखी नामक दो करों की शुरुआत की। इसको डबल डबल टिक कर देंगे, पूछा जाएगा परीक्षा में, काफी बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। चौठ एवं सरदेशमुखी नामक दो करों की शुरुआत की। शुरुआत की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, शिवाजी के उत्तराधिकारी संभाजी थे। शिवाजी के उत्तराधिकारी संभाजी थे, जिन्होंने अष्टप्रधान को समाप्त कर दिया। जिन्होंने अष्टप्रधान को समाप्त कर दिया। समाप्त कर दिया। अष्टप्रधान को समाप्त कर दिया। हेडिंग में लिखिए न्याय प्रशासन। न्याय प्रशासन। न्याय प्रशासन में पहला बिंदु लिखेंगे, न्यायालय को धर्म सभा कहा जाता था। न्यायालय को धर्म सभा कहा जाता था। एवं एवं कहीं कहीं हुजूर हाजिर मजलिस का उल्लेख भी है। उल्लेख भी है। उल्लेख भी है। ठीक है, ये उसी का नाम है, धर्मसभा का ही क्या नाम है, हुजूर हाजिर मजलिस। कॉपी के सबसे ऊपर लिख दीजिए, शिवाजी ने भू राजस्व का 35 से 40% तक कर लिया। शिवाजी ने भू राजस्व का 35 से 40% तक कर लिया। कर लिया। ठीक है, हेडिंग में लिखिए शिवाजी के उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी।
पहला कौन होगा? संभाजी होगा। फर्स्ट में लिखिए संभाजी। बस एक आध बातें इन सब के विषय में लिख लेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अल्प महत्व रखते हैं यहां पर। संभाजी 1680 से लेकर 1689 तक संभाजी। ठीक है। आपने भी एक मूवी देखी जिसमें आपने संभाजी के जीवन का एक बड़ा हिस्सा देखा होगा। एक उत्तर भारत के ब्राह्मण थे जिनका नाम था कवि कलश। कभी नहीं भूलेंगे। एक कवि भी थे और एक चतुर ब्राह्मण थे, रणनीति में एक्सपर्ट थे। तो संभाजी ने अपने शासन का सारा उत्तरदायित्व एक तरह से इनके हाथ में सौंप दिया था। ये डिसीजन मेकर थे। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट लिखिए। आपने अभी देखा होगा एक छावा के नाम से एक मूवी आई जिसमें भी कवि कलश की क्या है चर्चा है। जिन्होंने देखा होगा हाथ खड़े कर देंगे जिन्होंने देखा है। चलिए ठीक है। जिन्होंने नहीं देखा है उनको भी देख लेना चाहिए। ठीक है। लिख दीजिए उत्तर भारत के एक ब्राह्मण कवि कलश पर उत्तर भारत के एक ब्राह्मण कवि कलश पर कवि कलश पर संभाजी ने अत्यधिक भरोसा किया। संभाजी ने अत्यधिक भरोसा किया। अत्यधिक भरोसा किया एवं राज्य के समस्त अधिकार प्रदान किए। राज्य के समस्त अधिकार प्रदान किए। अधिकार प्रदान किए। नेक्स्ट पॉइंट। इनके समय अष्टप्रधान को भंग कर दिया गया। इनके समय अष्टप्रधान को भंग कर दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कालांतर में औरंगजेब ने संभाजी को फांसी की सजा दी। कालांतर में औरंगजेब ने संभाजी को फांसी की सजा दी। फांसी की सजा दी एवं उनके परिवार समेत पुत्र साहू जी को भी गिरफ्तार कर लिया। पुत्र साहू जी को भी गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार कर लिया। अगले शासक का नाम लिखिए राजा राम। 1689 से 1700। 1689 से 1700। अब चूंकि संभाजी को फांसी मिल गई और संभाजी का पुत्र साहू जी इस समय क्या थे? अत्यंत छोटे थे। तो शासन कोई ना कोई तो संभालता। तो राजा राम ने शासन को संभाला। ठीक है। राजा राम। देखिए फर्स्ट पॉइंट देखिए राजा राम को रायगढ़ में छत्रपति घोषित किया गया।
राजा राम को रायगढ़ में छत्रपति घोषित किया गया। ठीक है, लास्ट पॉइंट, राजा राम में लास्ट पॉइंट देखिए। 1700 में अपनी मृत्यु से पूर्व, 1700 में अपनी मृत्यु से पूर्व, अपनी मृत्यु से पूर्व राजा राम ने एक नए पद प्रतिनिधि की नियुक्ति की। जो पेशवा से ऊपर था, जो पेशवा से ऊपर था। पेशवा से ऊपर था और इसने अष्टप्रधान को नवरत्न बना दिया। ठीक है, अष्टप्रधान को नवरत्न बना दिया, 8 से 9 कर दिया, एक पद और ऐड कर दिया जिसका नाम था प्रतिनिधि, एजेंट। ठीक है, और पेशवा से भी ऊपर था। और इस बीच जो संभाजी का पुत्र साहू जी है, वह औरंगजेब के दरबार में क्या है, पल रहा है, बड़ा हो रहा है, एक तरह से कैद है। हेडिंग में लिखिए शिवाजी द्वितीय और ताराबाई। शिवाजी द्वितीय और ताराबाई, ब्रैकेट में 1700 से 1707। सात 1707। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि चूंकि ये संघर्ष का समय है मराठों के लिए, क्योंकि शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद उनके पुत्र संभाजी को फांसी दे दी जाती है। अब संभाजी के फांसी के या मृत्यु के बाद उनका पुत्र साहू जी सपरिवार कैद है। तो संभाजी का एक भाई था राजा राम, जो फिलहाल शासक बना। लेकिन राजा राम के बाद कौन आएगा? तो राजा राम के बाद उसकी पत्नी थी ताराबाई। ध्यान रखिएगा, ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय को राजा घोषित कर दिया और उसी के नाम पर 7 साल शासन को चलाया। ठीक है, आगे चलेंगे, इसको लिख दीजिए, हेडिंग आपने बना लिया है, लिखिए ताराबाई राजा राम की विधवा थी। ताराबाई राजा राम की विधवा थी, विधवा थी एवं अपने अल्पवयस्क पुत्र, अल्पवयस्क 4 वर्षीय पुत्र, अपने अल्पवयस्क 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय के नाम से शासन चलाया। ठीक है, शासन चलाया और मुगलों से संघर्ष जारी रखा। आगे चलेंगे। अब चूंकि इस बीच में जो साहू जी कैद हो गए हैं, जो संभाजी के पुत्र हैं, वो बड़े हो गए हैं, और कालांतर में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, उसकी मृत्यु के बाद औरंगजेब के दूसरे पुत्र आजम ने साहू जी को आजाद कर दिया और वहां से फिर साहू जी ने मराठा साम्राज्य की नींव संभाली। ठीक है, तो लिखिए हेडिंग में साहू जी,
1707 से 49। साहू जी महाराज 1707 से 49। 3 से 4 बातें यहां भी देख लेंगे जो महत्वपूर्ण होगा। साहू जी महाराज, ठीक है, लंबा समय तक शासन रहा, 7 से लेकर 49। कोई बताएंगे कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? वेरी गुड, 1707 में। लिख दीजिए। देखिए 1707 में, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद, औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके दूसरे पुत्र आजम ने साहू जी को छोड़ दिया। उसके दूसरे पुत्र आजम ने साहू जी को छोड़ दिया। छोड़ दिया, ठीक है। अब ध्यान देंगे इतिहास क्या है। सिंहासन को लेकर युद्धरत रहा है। अब चूंकि कहानी एक तरह से ऐसी ही है जैसे कौरवों और पांडवों की थी। राजा राम संभाजी के भाई थे। राजा राम की पत्नी के हाथ में शासन आ गया, ठीक है। इधर जो साहू जी हैं वो क्या है, संभाजी के पुत्र हैं, ठीक है। तो अब सत्ता को लेकर लड़ाई हुई, और जब साहू जी महाराज आए तो खेरा के युद्ध में इनका सामना ताराबाई से हुआ, जहां ये विजयी हुए और शासन को संभाला। लिख दीजिए। अति महत्वपूर्ण है कि, अति महत्वपूर्ण है कि 1707 में खेरा के युद्ध में, 1707 में खेरा के युद्ध में, खेरा के युद्ध में ताराबाई और साहू जी के मध्य संघर्ष हुआ। उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हुआ। ताराबाई और साहू जी के मध्य उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हुआ। उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हुआ। और मराठा साम्राज्य 2 भागों में बट गया। मराठा साम्राज्य 2 भागों में बट गया। ध्यान रखेंगे इसे, 2 भागों में बट गया। ठीक है। अब किस किस पार्ट में बट गया? एक क्षेत्र है सतारा, महाराष्ट्र में है, जहां पर शासन रहा साहू जी महाराज का। सतारा, तीर का चिन्ह साहू जी। और कोल्हापुर, इसमें अब शिवाजी द्वितीय के नाम से ताराबाई ने शासन किया। ब्रैकेट में लिख देंगे ताराबाई। 2 पार्ट्स में बट गया। ठीक है। आगे चलेंगे। एक नोट लिखिए इसके बाद, क्योंकि मराठा साम्राज्य यहां से 2 भागों में बट चुका है। तो अब जब शिवाजी द्वितीय की मृत्यु हुई उसके बाद कौन बैठा, इसको देखेंगे। नोट में लिखिए, शिवाजी द्वितीय की मृत्यु के बाद
मृत्यु के बाद राजा राम की दूसरी पत्नी से उत्पन्न, राजा राम की दूसरी पत्नी से उत्पन्न उत्पन्न संभाजी द्वितीय गद्दी पर बैठा। संभाजी द्वितीय गद्दी पर बैठा। टिक करके रखेंगे इसे, क्योंकि यहां वर्णा की एक संधि है जो पूछा जाता है परीक्षाओं में। ठीक है। नोट नंबर 2, नोट नंबर 2, देखिए 1731 में 1731 में संभाजी द्वितीय और साहू जी के मध्य संभाजी द्वितीय और साहू जी के मध्य संघर्ष के बाद वर्णा की संधि हुई। वर्णा की संधि हुई। वर्णा की संधि हुई। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इस कड़ी में जो सबसे महत्वपूर्ण है वह एक पद है सेना करते, जिसका अर्थ होता है सेना को संगठित करने वाला। और ध्यान रखेंगे इस पद का सृजन साहू जी ने किया था और सबसे पहले इस पद पर बालाजी विश्वनाथ को बैठाया गया था, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है और इसका लास्ट पॉइंट भी है। ठीक है, इस पॉइंट में लिख दीजिए, कालांतर में साहू जी ने सेना करते पद का सृजन किया। कालांतर में साहू जी ने सेना करते पद का सृजन किया। सेना करते पद का सृजन किया एवं इस पद पर सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ को नियुक्त किया गया, जो प्रथम क्या थे, पेशवा भी थे। ध्यान रखिएगा, बालाजी विश्वनाथ को नियुक्त किया गया, ये प्रथम पेशवा थे, अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, नोट में लिख दीजिए, देखिए मराठा वंश का अंतिम शासक राजा राम द्वितीय था। राजा राम द्वितीय था। मराठा वंश का अंतिम शासक राजा राम द्वितीय था। 1749 से 50 ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस बिंदु के बाद मराठा शक्ति क्या हुई, बिल्कुल ही कमजोर और जर्जर स्थिति में आ गई। तो जब भी कोई राजा अपनी वास्तविक स्थिति को खो बैठता है तो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं सत्ता में जो सबसे मजबूत धनाढ़ी लोग होते हैं अथवा जो मंत्री होता है या प्रधानमंत्री होता है, वह शासन को अपने हाथ में लेने का प्रयास करता है। और यहां भी ऐसा ही हुआ। राजाराम द्वितीय चूंकि एक निर्बल शासक सिद्ध हुआ, अतः पेशवाओं ने इसे परास्त करने के लिए
एड़ी चोटी एक कर दिया गया। और संगोला की संधि इस कड़ी में क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है। लिख दीजिए नोट नंबर 2 में। लिखिए इस कड़ी में 1750 में, इस कड़ी में 1750 में 1750 में बालाजी विश्वनाथ और बालाजी विश्वनाथ और आदित्य जी का माइक ऑन है, एक बार देख लीजिए। इस कड़ी में 1750 में बालाजी विश्वनाथ और राजाराम द्वितीय के बीच, राजाराम द्वितीय के बीच संगोला की संधि हुई। संगोला की संधि हुई। संधि हुई एवं छत्रपति के समस्त अधिकार पेशवा को स्थानांतरित हो गए। छत्रपति के समस्त अधिकार पेशवा को स्थानांतरित हो गए। पेशवा को स्थानांतरित हो गए। ठीक है। तो शासन की इस कड़ी में हम पाते हैं कि संगोला की संधि के बाद क्या हुआ, काया पलट हो गया। अब पेशवा ही क्या है, मराठा साम्राज्य को चलाएगा, अब छत्रपति नहीं बनेगा। इस तथ्य को ध्यान में रखेंगे। और प्रथम पेशवा कौन बना यहां से, बालाजी विश्वनाथ बने। और बालाजी विश्वनाथ के बारे में इसीलिए परीक्षाओं में बार बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो यदि कहानियों के माध्यम से इसको आप याद रखेंगे और इतनी जानकारी होगी तो आप भूल भी जाएंगे, तब भी क्या होगा, ऑप्शन रहेगा तो आप टिक कर देंगे इसे। ठीक है। देखिए बूस्टर फैक्ट्स जो चैप्टर के लास्ट में हम लिखते हैं, बूस्टर फैक्ट्स। पॉइंट नंबर 1, लिखिए जीजाबाई कौन थी। हाँ, देखिए जीजाबाई, जीजाबाई देवगिरी के महान जागीरदार देवगिरी के महान जागीरदार यादव राव की पुत्री थी। यादव राव की पुत्री थी। पुत्री थी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, दादा कोंडदेव शिवाजी के संरक्षक थे। वैसे लिखवा दिए हैं ये सब। दादा कोंडदेव शिवाजी के संरक्षक थे। संरक्षक थे। दादा कोंडदेव शिवाजी के संरक्षक थे। संरक्षक थे। अगला बिंदु देखिए, मार्च 1665 में, मार्च 1665 में औरंगजेब ने जयसिंह को, औरंगजेब ने जयसिंह को दक्षिण की बागडोर सौंपी। जयसिंह को
दक्षिण की बागडोर सौंपी। ठीक है। अब ध्यान रखेंगे कि जब आगरा की मीटिंग में शिवाजी औरंगजेब के समक्ष उपस्थित हुए, उस समय शिवाजी के पुत्र संभाजी भी शिवाजी के साथ गए थे, और शिवाजी को उस दरबार में 5 हजारी मनसबदार की उपाधि मिली। लिख दीजिए, शिवाजी के पुत्र संभाजी को शिवाजी के पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में 5 हजार मनसबदार की जागीर दी गई। ठीक है, इसको ध्यान रख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, 3 4 बातें और लिख लेते हैं। देखिए, बीजापुर के सेनापति अफजल खां को कुचलकर बीजापुर के सेनापति अफजल खां को कुचलकर कुचलकर 1672 में 1672 में शिवाजी ने पन्हाला दुर्ग पर कब्जा कर लिया। देखिए, हैंदव धर्मोद्धारक एवं गौ ब्राह्मण प्रतिपालक हैंदव धर्मोद्धारक एवं गौ ब्राह्मण प्रतिपालक की उपाधि शिवाजी ने धारण की। शिवाजी ने धारण की। शिवाजी ने धारण की। ठीक है। कोई बताएंगे कि शिवाजी की मृत्यु कितने वर्ष की उम्र में हुई? 53 साल में, 53 ईयर्स। लिख दीजिए। लिखिए, 53 वर्ष की आयु में 53 वर्ष की आयु में 14 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो गई। शिवाजी की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट पॉइंट, अगला बिंदु, शिवाजी की दरबारी भाषा मराठी थी। शिवाजी की दरबारी भाषा मराठी थी। मराठी थी। नेक्स्ट पॉइंट, अगला बिंदु,
शिवाजी ने मुगलों को सलहार युद्ध में हराया था। शिवाजी ने मुगलों को सलहार युद्ध में हराया था। सलहार युद्ध में हराया था। टिक करके रख लीजिए, पूछा जाएगा। ठीक है। कोई अभ्यर्थी जवाब देंगे। इस सहायक संधि का जन्मदाता कौन था? किसने शुरू किया? लॉर्ड वेलेस्ली। वेरी गुड। और सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला पेशवा कौन था? ये कौन बताएंगे? कौन था? तो विश्वनाथ नहीं था। विश्वनाथ नहीं था। कोई और? बाजीराव द्वितीय था। ठीक है, लिख दीजिए अगला पॉइंट। देखिए, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार। मराठा सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय था। पेशवा बाजीराव द्वितीय था। पेशवा बाजीराव द्वितीय था। ठीक है, अति महत्वपूर्ण है, इसको 5 टिक करके रख लीजिए, पूछा जाएगा। बार बार हाई फ्रीक्वेंसी में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट। शिवाजी की सेना 2 भागों में बटी हुई थी। शिवाजी की सेना 2 भागों में बटी हुई थी। दो भागों में बटी हुई थी। पहला लिखिए, फर्स्ट, पागा, तीर का चिन्ह। पागा, तीर का चिन्ह। नियमित घुड़सवार सैनिक। नियमित घुड़सवार सैनिक। और दूसरा, सिलहदार, अस्थायी घुड़सवार सैनिक। अस्थायी घुड़सवार सैनिक। ठीक है, अस्थायी घुड़सवार सैनिक। अभी आपने लिखा है कि शिवाजी की सेना 2 भाग में बटी थी, उसको 3 कर दीजिए। एक और था, पैदल सैनिक, जो जनरल सेना कहते हैं, वो भी लिख दीजिए। 2 भाग को 3 भाग कर दीजिए। तीसरा लिख देंगे पैदल सैनिक। ये हर राजा के पास बाय डिफॉल्ट होता था। ठीक है, पैदल सैनिक। ठीक कर देंगे इसे। नीचे लिखिए मावली, म आकर व ल दीर्घिकार, मावली और तीर का चिन्ह। मावली क्या था? तो लिख दीजिए, शिवाजी का अंगरक्षक। शिवाजी का अंगरक्षक। शिवाजी का अंगरक्षक। नीचे लिखेंगे सर ए नौबत। ये लिखवा दिए हैं आज। सर ए नौबत, ये क्या था? कौन बताएंगे?
कॉपी देखकर बताइए। वेरी गुड। लिख दीजिए संपूर्ण घुड़सवार दल का सेनापति। संपूर्ण घुड़सवार दल का सेनापति। संपूर्ण घुड़सवार दल का सेनापति। सेनापति। नेक्स्ट पॉइंट, शिवाजी की कर व्यवस्था मलिक अंबर से प्रभावित थी। रट जाइए, इस सबको याद रख लीजिए। शिवाजी की कर व्यवस्था मलिक अंबर से प्रभावित थी। मलिक अंबर की व्यवस्था से प्रभावित थी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, देखिए इन्होंने रस्सी की माप के बदले काठी का प्रयोग किया। रस्सी की माप के बदले काठी का प्रयोग किया और मानक छड़ी का प्रयोग किया। मानक छड़ी का प्रयोग किया। मानक छड़ी का प्रयोग किया। टैक्स रेट हमने लिख लिया है, कितना था? शिवाजी का टैक्स रेट कितना था? 35 से लेकर 40% तक। 40 लिख दीजिए नीचे। टैक्स रेट 33 से लेकर 40% तक। जो टैक्स के नाम है वो भी हमने लिख लिया है, चौठ एवं सरदेश मुखी। टैक्स के नाम लिख दीजिए चौठ एवं सरदेश मुखी। लास्ट पॉइंट लिख लीजिए बूस्टर फैक्ट में, एक नोट लिख लीजिए। पहले पूछ लेते हैं, ये बहुत पूछा हुआ क्वेश्चन है कि औरंगजेब की जब मृत्यु हुई उस समय मराठा साम्राज्य किसके हाथ में था? अभी वेरी गुड, ताराबाई के हाथ में था। ये पूछा गया क्वेश्चन है, लिख दीजिए नोट में। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व ताराबाई के हाथ में था। ठीक है, इसको ध्यान रख लेंगे, क्रूशियल क्वेश्चन। औरंगजेब की मृत्यु के समय यानी 1707 में मराठा साम्राज्य का नेतृत्व ताराबाई के हाथ में था। ताराबाई के हाथ में था। ठीक है, आज हमने मराठा साम्राज्य को समाप्त कर लिया है। कल की कक्षा आधुनिक भारत की होगी। ठीक है, और आधुनिक भारत का कल हम सिलेबस लिखेंगे, तो अभ्यर्थी अधिक से अधिक संख्या में प्रेजेंट रहेंगे ताकि छूटे नहीं। रणनीति पर हम फिर से चर्चा करेंगे। और आधुनिक भारत अत्यंत महत्वपूर्ण खंड है और इतिहास कुल जीएस का 40% भी है, इसको भी ध्यान रखेंगे, बहुत बड़ा हिस्सा है। इसके अंतिम खंड की शुरुआत हम कल से करेंगे। सभी को शुभ रात्रि, सभी का धन्यवाद। कक्षा की समाप्ति की मैं घोषणा करता हूं।